हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था अबाउट द फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था। जैसा अगर किसी ने हमारी वीडियो को अगर देखना है तो आप उसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ बेसिक वेरिएबल को स्टडी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस फॉर एनालिटिक। नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस फॉर एनालिटिक, यानी कि एनालिटिसिटी। इनको कहते हैं हम कॉची रीमैन इक्वेशंस। कॉची रीमैन इक्वेशंस। एक्चुअल में इन्हें शॉर्ट में सीआर इक्वेशंस के नाम से भी बोला जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे द नेसेसरी कंडीशंस। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेट W इज इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ जेड। एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। और u किसका फंक्शन होता है? बेसिकली u इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, y। तो किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 इक्वेशंस, यानी कि हमारे पास द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है x के रेस्पेक्ट पर। ये हमारा इक्वल होना चाहिए डेल v ओवर डेल y। और एक होता है हमारा डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये जो आप 4 पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे हैं यही हमारे, और इनको हम कह सकते हैं शॉर्ट में, इसको आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यही हमारी क्या कहलाती हैं? सी आर, कॉची रीमैन इक्वेशंस। तो आप जब भी किसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली कंप्लीट करेंगे तो आपको यह 4 कंडीशन, मतलब आपको ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे और इन दोनों कंडीशंस फॉर एनालिटिक द सी आर इक्वेशंस will be satisfied। यानी कि आप जब भी किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारे पास सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। आल्सो
एक आप ये भी कभी कभी जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड के लिए। जो हमारे पास एफ डैश जेड की वैल्यू होती है, आपको कंफर्म है कि एफ ऑफ जेड हमारा बेसिकली कितना होता है, यू प्लस आई वी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ ऑफ जेड को, पार्शियली है यहाँ पर, मान लीजिए मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पर पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट पर, यानी कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें अलोंग वाई एक्सिस तो वाई के रेस्पेक्ट पर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मेन है हमारे पास कि हमें जब भी कोई क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तो ये CR इक्वेशंस हमें ओरल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है, अभी तक तो हमने कौन सी कंडीशंस यहाँ पर स्टडी की, ये आपने स्टडी की है नेसेसरी कंडीशंस। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशंस for f of z to be एनालिटिक, कि वो हमारी नेसेसरी कंडीशन है और ये हमारी क्या है, सफिशिएंट कंडीशंस है। तो ये हमारे पास है इसमें कि जो आपके पास ये चार डेरिवेटिव हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई आर कॉन्टिन्यूस इन कैपिटल आर। कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ी है, तो कॉन्टिन्यूस से मीनिंग है कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी है और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और दूसरा होता है हमारा कि डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। यानी कि जो आपके पास CR इक्वेशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड। तो इन्हीं के बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शंस कैसा है, एनालिटिक है। तो चलिए इसमें एक और होता है हमारा कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन, तो इसको जान लेते हैं कॉन्जुगेट फंक्शंस क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के इक्वल होता है, बी ए एनालिटिक फंक्शन बी ए एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, देन अगर आपको पता है कि आपका ये फंक्शन जो आपको दिया गया है, अगर वो आपका
एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास, देन u एंड v of two variables x एंड y, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टू वेरिएबल हैं, x और y के फंक्शन हैं, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो यही आपस में कैसे कहलाते हैं? कॉन्जुगेट फंक्शन। तो यू आपने देखा कि आपने किसी क्वेश्चंस को किया और क्वेश्चंस आपका कंफर्म है कि वो अपना आप में कैसा एक एनालिटिक फंक्शन है, तो जो आपके पास यू और वी होंगे वो कैसे कहलाएंगे आपस में? कॉन्जुगेट फंक्शन। उसके बाद होता है हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें हार्मोनिक। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको हार्मोनिक दिखाना पड़ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि शो करिए हार्मोनिक फंक्शन, u और v के लिए हार्मोनिक फंक्शन शो करिए। तो जो हमारा फंक्शन होता है ए फंक्शन विच satisfy the Laplace equation is called harmonic function। is called हार्मोनिक फंक्शन। अब आप सभी जानते होंगे कि एक वर्ड हमने यूज़ किया है लाप्लास इक्वेशन। आपको पता है लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? ये हमारी लाप्लास इक्वेशन कही जाती है। पहले भी ये वर्ड सुना है। जो हमारी लाप्लास इक्वेशन है वो हमारी कही जाती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम u को दो बार पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, x के रेस्पेक्ट पर भी और y के रेस्पेक्ट पर भी, और उन दोनों को आप जोड़ें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। ऐसे ही हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम v को भी दो बार x के रेस्पेक्ट पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें और दो बार हम उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट पर, और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ज़ीरो। तो ये कहलाती है हमारी लाप्लास इक्वेशंस। तो चाहे वो आपका u हो चाहे आपका v हो, अगर ऐसा होता है कि दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हम उसको पार्शियली x के रेस्पेक्ट पर और y के रेस्पेक्ट पर, और दोनों की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाएगी, आइदर u और v, तो वो फंक्शंस कैसा कहलाएगा? हमारा हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इसमें ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम किसको कहते हैं? ऑर्थोगोनल का मीनिंग वैसे हम सभी जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर को शो करता है। सपोज हमारे पास ये दो फैमिली कर्व हैं, एक फैमिली कर्व है हमारे पास ये, और एक फैमिली कर्व है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर u x y e इज इक्वल टू c1। एक फैमिली कर्व ये है हमारे पास, और एक फैमिली कर्व है हमारे पास v x y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट u x y इज इक्वल टू c1 एंड v x y इज इक्वल टू
C2 are two family of curve तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर दो फैमिली ऑफ कर्व लिए हैं। देन यहाँ पर हम कहेंगे टू फॉर्म, देन दे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ। अब हम कैसे दिखाएंगे, तो जैसे आपने लिखा है, मान लीजिए u x, y। अब देखिए कंडीशन क्या निकलेगी यहाँ से। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। डिफ्रेंशिएट टोटल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए x और y का फंक्शन है, तो पहले यहाँ पर हमने इसको x के रेस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट किया, तो x के रेस्पेक्ट पर भी होगा, फिर u y के रेस्पेक्ट पर होगा। ये सब आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है। और फिर हम y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट पर। और जब इसका ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो c1 कैसी आपके पास, ये c1 यहाँ पर क्या है, अपना आप में एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, तो कितनी आएगी यहाँ से, माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है, और एक है हमारे पास वी एक्स वाई इज इक्वल टू C2। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट टोटल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x के रेस्पेक्ट पर ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स किसको डिफाइन करता है, m1 ग्रेडियंट। अब इसी टाइप में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, डी वी ओवर डेल एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर आएगा डेल वी ओवर डेल वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m2। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने m1 m2 की वैल्यू निकाल ली। अब दो लाइन जब भी कभी परपेंडिकुलर होती हैं, तो फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलरिटी के लिए, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, m1 इंटू m2 कितना होता है, -1। अब दोनों की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, तो माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई मल्टीप्लाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स
इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल वाई। तो आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड की, तो ऊपर यहाँ पर हमारे पास x के लिए चल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्या कंडीशंस यहाँ से मिल गई है ऑर्थोगोनल होने के लिए, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो आप समझ गए कि आपकी अगर ये कंडीशन दो फैमिली के लिए फुलफिल हो रही है तो वो अपने आप में कैसा शो कर रहा है, ऑर्थोगोनल कंडीशन। ये हमारी आ जाती है। तो दो फैमिली ऑफ कर्व अपना आपको क्या शो करेंगी, ऑर्थोगोनल आपस में शो करेंगी अगर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती है। तो आई होप कि आपको ऑर्थोगोनल कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं कि किसी भी फंक्शंस का जो हमारे पास दिया होता है उसको एनालिटिक कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक। इसमें हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। देखिए इसको हम अपनी आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।